जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सब लोग सकुशल मंगल होंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे। आज हम लोग मेला आंचल कक्षा को देखने वाले हैं। हमारा दो उपन्यास अभी ऑलरेडी चल रहा है। अभी हम लोग राग दरबारी पढ़ रहे थे। राग दरबारी के साथ साथ हम लोग मेला आंचल को भी पढ़ेंगे। हमारा अभी राग दरबारी चल रहा था, राग दरबारी। राग दरबारी का करीब 7 कक्षा हो चुका है। राग दरबारी कंटिन्यू रहेगा, साथ ही साथ हमारा जो है अभी आपका मेला आंचल भी साथ में हम लोग पढ़ाई करेंगे। मेला आंचल फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। एक सेकेंड। मेला आंचल फनेश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया। हम लोग उपन्यास को पढ़ने से पहले उनसे चीजों से संबंधित चीजों को हम लोग जान लेंगे, क्योंकि वहां से प्रश्न ज्यादातर आपसे पूछे जाते हैं। फनेश्वर नाथ रेणु का जन्म कब हुआ था? 4 मार्च 1921 को। इसको याद रखिएगा। जो जो हम इम्पोर्टेंट बताएंगे वो आपको याद रखना है। 4 मार्च 1921 को इनका जन्म हुआ था। बिहार के ओराही हिंगना गांव, अररिया जिला के अंतर्गत, जिला पूर्णिया, बाद में जिसका नाम पूर्णिया था पहले में, हुआ था। रेणु जी का बचपन का नाम फनेसरा था। रेणु जी के बचपन का नाम क्या था? फनेसरा। फनेसरा से इनका धीरे धीरे फनेश्वर हुआ। दादी इनको क्या कहा करती थी? इनकी जो दादी थी वह इनको प्यार से रिनुआ रिनुआ कहा करते थे। क्या नाम करते थे? फणीश्वर नाथ रेणु, यहीं से पड़ा, रिनुआ रखा था। कारण इनका जन्म के समय में ऋण या कर्ज लेना पड़ा था। रेणु जी के पिता का नाम, रेणु जी के जो पिता थे उनका नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम शीलानाथ मंडल तथा माता का नाम पानो देवी था। रेणु जी ने कुल 3 शादियां की थी। अब जैसे जयशंकर प्रसाद वगैरह भी 2-3 शादियां की थी। जितने अच्छे अच्छे कवि हैं, किसी कारणवश उन्होंने, प्रेमचंद ने भी 2 शादियां की थी। तो उन्हें, रेणु जी ने 3 शादियां की थी। पहली पत्नी का नाम रेखा था। पहली पत्नी का नाम क्या था? रेखा राय। जिससे एक बेटी हुई कविता राय। जिससे एक बेटी हुई थी, क्या नाम था उसका? कविता राय। दूसरी पत्नी का नाम था पद्मा रेणु। दूसरी पत्नी का नाम क्या था? पद्मा रेणु थी, जो कटिहार जिले के महमदिया ग्राम के रहने वाली थी। दूसरी पत्नी जो उसका पद्मा रेणु थी, उनसे 3 पुत्र हुए और 3 पुत्रियां हुई। उनसे कितने पुत्र हुए? 3 पुत्र और 3 पुत्रियां हुई। बड़ा बेटा पद्म पराग राय। बड़ा बेटा का नाम क्या था? पद्म पराग राय फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित विधायक है। वह क्या है? अभी वह विधायक है। फारबिसगंज याद करिए, किस कहानी में आया फारबिसगंज, आपको पता चल जाएगा। सन 1942 की स्वतंत्रता क्रांति में अंग्रेज रेणु जी को घोड़े से बांधकर पूर्णिया लेकर आए। यहीं जेल में रेणु जी को टीबी अर्थात क्षय रोग हो गया। टीबी अर्थात कौन सा रोग? क्षय रोग उनको हो गया था। और कब हुआ था? 1942 में। असहयोग आंदोलन 1942 के आसपास ही हुआ था। उसी समय उन्हें घोड़े से बांधकर पूर्णिया घसीट के लाए थे। इलाज के लिए पटना का अस्पताल, जो पीएमसीएच के नाम से प्रसिद्ध है, पीएमसीएच, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ऐसा ही कुछ नाम है, पटना इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हुए। यहाँ रेणु जी की सेवा के लिए लतिका को लगाया गया, जो बाद में इनकी तीसरी पत्नी बनी। किनको लगाया गया था? लतिका। तो इनकी पहली पत्नी रेखा हुई, दूसरा पत्नी पद्मिनी हुई, तीसरा पत्नी इनकी लतिका हुई। रेणु जी क्रांतिकारी भी थे। 9 साल की उम्र में 40 साथियों को मिलाकर वानर सेना का गठन किया था। इन्होंने कौन सी सेना का गठन किया था? तो वानर सेना का गठन किया था। जेल में जब इनका नाम पूछा गया तो इन्होंने अपना नाम जवाहरलाल नेहरू पिता मोतीलाल नेहरू बताए थे। रेणु जी के बचपन के शिक्षक का नाम रामदेनी तिवारी थे। उनके बचपन के शिक्षक का नाम क्या था? रामदेनी तिवारी। रेणु जी को विद्यार्थी जीवन की पहली कहानी परीक्षा है। उनकी पहली, यह भी आपसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने विद्यार्थी जीवन की पहली कहानी कौन सा लिखा था? परीक्षा, जो उनके गुरुजी रामदेनी तिवारी की पत्रिका में छपी थी। वो कहाँ भी छपी थी? रामदेनी पत्रिका में भी छपी थी। यह बात को याद रखिएगा। रेणु जी की 9वीं तक की पढ़ाई फारबिसगंज में हुई। 10वीं की पढ़ाई नेपाल के कोइराला परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कोइराला परिवार में उसकी 10वीं की पढ़ाई हुई थी। काशी विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू के नाम से भी आप जानते हैं, बीएचयू के नाम से जानते हैं,
बीएचयू यानी काशी विश्वविद्यालय में बट बाबा कहानी लिखी जो काफी चर्चा का विषय बना। इन्होंने बीएचयू में कौन सी कहानी लिखी थी? बट बाबा कहानी लिखी थी। यह इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। मेला आंचल उपन्यास को प्रकाशित 1954 कराने में लतिका जी ने अपने गहने बेच कर रुपए दिए थे। इनको जो मेला आंचल उपन्यास जो 1954 में प्रकाशित हुआ था, जिसे प्रथम आंचलिक उपन्यास भी कहा जाता है, वह उपन्यास प्रकाशित कराने का इनके पास पैसे नहीं थे, तो इनकी जो तीसरी पत्नी लतिका थी, उन्होंने अपने गहने बेच के यह उपन्यास प्रकाशित कराए थे। समकालीन कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे रेणु जी के परम मित्र थे। अज्ञे जी इनके क्या थे? परम मित्र थे, यानी दोनों समकालीन थे, इस बात का पता चलता है। यह दोनों परम मित्र थे। आंचलिक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु का देहावसान 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 11 अप्रैल 1977 को ऑपरेशन के दौरान आई गड़बड़ी के कारण हो गया। इनको जो टीबी अर्थात क्षय रोग था, तो उन्हीं को लेकर के इन्हें पीएमसी पटना में किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पीएमसीएच ही हुआ क्योंकि वो बहुत पुराना अस्पताल है, उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी। रेणु जी का कुछ उपन्यास महत्वपूर्ण है या आपको याद रखना चाहिए। प्रकाशन वर्ष सहित याद रखिए क्योंकि यहाँ से कई बार प्रश्न आपके पूछे गए। यह बिंदु ही पूरा महत्वपूर्ण है। मेला आंचल 1954, दीर्घपात 1963, कितने चौराहे 1966, राम रतन राय यह अपूर्ण है। इनका यही एक उपन्यास है जो अपूर्ण है, इसे आपको याद रखना चाहिए। 1971 में यह लिख रहे थे। प्रति परिकथा 1957, जुलूस 1965, पलटू बाबू रोड 1979, कलंक मुक्ति 1976। कलंक मुक्ति कब आया था? 1976। इन्होंने कुछ रिपोर्टाज भी लिखे हैं। रंजल धंजल, यह कई बार पूछा गया, रंजल धंजल, यह भी पूरा याद रखिएगा। 1975। नेपाल की क्रांति कथा 1978, श्रुति अश्रुत श्रुत अश्रुत पूर्व 1984, एकलव्य का नोट्स 1984। इन्होंने संपादन भी कुछ रचनाओं का किया था। तो पहला इनका रचना था हाथ का जस 1962 और 3 अध्याय। और इनके संपादित कुछ रचना है। बन तुलसी का गंध संकलन एवं संपादन भारत यायावर पत्रिका में इन्होंने किया था। एक श्रावणी दोपहर की धूप संकलन एवं संपादन किया था, भारत यायावर पत्रिका में निकला था। अच्छे आदमी का संकलन एवं संपादन किया था, यह भी भारत यायावर में निकला था। एकांकी के दृश्य संकलन एवं संपादन किए थे, भारत यायावर में। कवि रेणु कहे, यह भी संकलन एवं संपादन किए थे, भारत यायावर में। आत्मा परिचय संकलन एवं संपादन, उत्तर प्रदेश संकलन एवं संपादन, भारत यायावर में। रेणु जी का कुछ कथा संग्रह है, काफी महत्वपूर्ण कथा संग्रह, यहां से भी कई बार पूछा जाता है। ठुमरी ठुमरी 1959 में हुआ था। ठुमरी बहुत इनका कई बार पूछा जाता, प्रकाशन वर्ष ठुमरी का, यह भी याद रखिएगा। यह लगभग जो भी आपको इसमें फणीश्वरनाथ रेणु से संबंधित रचनाएं दिया रहा, सभी महत्वपूर्ण याद रखिएगा। ठुमरी 1959, बिहार ग्रंथ कुटीर पटना प्रथम कहानी संग्रह इनका है। कहाँ यह छपा था? बिहार ग्रंथ कुटीर में छपा था, पटना में। और इनका यह क्या? प्रथम कहानी संग्रह है। आदिम रात्रि की महक 1967, बिहार ग्रंथ कुटीर पटना, यह भी प्रथम कहानी संग्रह में आता है। अग्निखोर 1973, संभावना प्रकाशन हुआ था, हापुड़ से हुआ था। मेरे प्रिय कहानियां 1975, राजपाल एंड सन्स दिल्ली से निकला था। रेणु की श्रेष्ठ कहानियां, राजेंद्र यादव ने इसका संकलन किया था। रेणु जी के अपने जीवन काल में करीब 63 कहानियों की रचना की थी। कुल कितने? 63 कहानियों की इन्होंने रचना की है। अभी हम लोगों ने उनके सभी उपन्यासों को देखा। मेला आंचल, प्रति परिकथा, दीर्घपात 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1976, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971। ठीक है। अब देखिए कि उस उपन्यास के विषय में कुछ कुछ बातें यहाँ दिया हुआ, उसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, वहां से भी प्रश्न आपसे पूछ दिए जाते हैं। प्रति परिकथा कैसा है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का यह दूसरा उपन्यास है। इस उपन्यास की कहानी पूर्णिया जिला का ही एक गांव परानपुर की है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना के आरंभ होने के साथ ही कोसी की विभीषिका से मुक्ति की आशा में लिखा गया उपन्यास है। इसमें मानव हृदयों की प्रति को लोक संस्कृति मूलक चेतना द्वारा तोड़कर उर्वर बनाने की आशा व्यक्त की गई है। दूसरी ओर परानपुर गांव में सैकड़ों एकड़ जमीन बंधिया पड़ी हुई है, जिसे हरा भरा देखने की लालसा है जितेंद्र नाथ की। इस उपन्यास में गांव में बढ़ रहे अत्याचार, शोषण, कुत्सित, गुटबाजी, भ्रष्टाचार, घुसखोरी आदि को भी चित्रित किया गया है। इसमें गुरुवंश बाबू, भोला बाबू भारत के गांव की जमींदारी प्रथा के प्रतीक हैं। यह उपन्यास महेंद्र भैया को समर्पित है। यह किनको समर्पित है? तो महेंद्र भैया को समर्पित है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग दीर्घपात जो उपन्यास इनका उनके विषय में थोड़ा बहुत देखेंगे। दीर्घपात नारी समस्या पर केंद्रित रेणु जी का यह तीसरा उपन्यास है। यह पहली बार दीर्घपात नाम से ही सन 1963 में बिहार ग्रंथ कुटीर कहाँ छपा था? बिहार ग्रंथ कुटीर में छपा था। अब पटना या कुटीर कहाँ है? बिहार ग्रंथ कुटीर कहाँ है? तो पटना, पटना से प्रकाशित हुआ। पुनः कुछ परिवर्तन के साथ कलंक मुक्ति नाम से 1976 ईस्वी में हिंदी पॉकेट बुक शाहदरा शाहदरा दिल्ली से प्रकाशित हुआ। इस उपन्यास में नारी पर हो रहे अत्याचारों को चित्रित किया गया है। बेला गुप्त शासक वर्ग के घिनौने चरित्र और लोकतंत्र की विडंबनाओं को उजागर करने में और खुद को बलिदान कर देने में जो पीड़ा सहन करती है, वह किसी को भी झकझोर कर रख देता है। समाज सेवी संस्था वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल के वेश्यागृह में परिवर्तित होने की वेदना मानवीय अस्तित्व की मुक्ति की संभावनाओं के लिए जनमानस को उद्वेलित कर जाती है। यह आपका दूसरा, इनका तीसरा उपन्यास था, दूसरा उपन्यास था। अब हम लोग देखेंगे तीसरा उपन्यास इनका जुलूस के विषय में। यह जुलूस जो है फणीश्वर नाथ रेणु का चौथा उपन्यास है। यह उपन्यास वस्तुतः रोमांस शून्य प्रेम कथा की एक भूमिका कहानी का विस्तृत रूप है। इसमें शरणार्थियों के पुनर्वास की कथा को चित्रित किया गया है। पूर्वी बंगाल के एक गांव जूमापुर के निवासी के विभिन्न शरणार्थियों शिविरों से गुजरते हुए पुनर्वास कॉलोनी नवीनगर ग्राम गोड़ियर जिला पूर्णिया पहुंचते हैं। उपन्यास में पवित्रा प्रमुख नारी पात्र है, जो नारी मुक्ति के साथ साथ भाषा, प्रांत आदि संकुचित भावनाओं को दूर करने के लिए संघर्षरत रहती है। हम लोग अगला उपन्यास देखेंगे कितने चौराहे। कितने चौराहे यह उपन्यास का प्रकाशन अनुपम प्रकाशन पटना से सन 1966 में किया गया। यह एक किशोरों उपयोगी उपन्यास है। यह कैसा किशोरों उपयोगी उपन्यास है, जिसमें स्वतंत्रता संग्राम कालीन मानसिकता का गहरा चित्रण है। इसकी अधिकांश घटनाएं अररिया कोट पूर्णिया में घटित होती है। उपन्यास का प्रमुख पात्र मनमोहन एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला युवक है और समय समय पर साथ होने वाले मित्रों के प्रभाव से उनके मन में जो प्रभाव पड़ता है, वही प्रत्येक प्रभाव एक चौराहा बनता है। एक दिन वह प्रियोदा के प्रभाव से स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़ता है। इसमें आने वाले संघर्ष को उसने चौराहा माना है। यह उपन्यास पूर्णिया के किशोर शहीद ध्रुव कुंडू को समर्पित है। किनको? ध्रुव कुंडू को समर्पित है। कौन सा उपन्यास किनको समर्पित है, इस बात को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न आपके बनते हैं। अगला आपका उपन्यास है पलटू बाबू रोड को भी ध्यान से आप लोग सुनेंगे। फणेश्वर नाथ रेणु की मृत्यु उपरांत उनके छठे उपन्यास पलटू बाबू रोड का प्रकाशन हुआ। शुरू में यह उपन्यास धारावाहिक रूप में पटना से निकलने वाली पत्रिका ज्योत्सना में छपा था। इसकी कहानी पूर्णिया के एक कस्बा बेरागाछी के राय परिवार के निवासी स्थल
निवास स्थल फूलबाग से जुड़ी है। इस उपन्यास के अधिकांश पात्र काम पीड़ा से पीड़ित है। इसमें पलटू बाबू रोड एक नंबर का धूर्त चालबाज है। लोग उसे गुरु दादू के नाम से पुकारते हैं। राय परिवार इसी के इशारे पर चलता है। कुंतला सहाय बदला लेने के लिए वह पलटू बाबू से शादी करता है। हमेशा नई लड़की की तलाश करने वाले पलटू बाबू सुहाग रात के दिन नवविवाहिता की सुंदर मुखरा देख अपने को संभाल नहीं पाते और हृदय गति के रुकने से मर जाते हैं। वस्तुतः मनुष्य की महत्वाकांक्षी मन स्थिति किस प्रकार से परिवार की नैतिकता और मर्यादा को तोड़ देती है, इसका पूरा चित्रण इस उपन्यास में है। मेला आंचल उपन्यास से संबंधित हम लोग चीजों को देखें। अब हम लोग मेला आंचल पे चलते हैं। मेला आंचल में क्या है, कैसे है। फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्धि और उनके यश के युगों युगों तक सुरक्षित रखने वाला उनका प्रथम उपन्यास मेला आंचल को माना जाता है। उनका यह प्रथम उपन्यास है, इस बात को याद रखिएगा। कहा जाता है कि मेला आंचल के प्रकाशन के लिए रेणु जी ने पटना की गलियों की खाक छानी, पत्नी लतिका के सारे गहने बेचे, तब जाकर कुछ मित्रों के सहयोग से समता प्रकाशन से यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था। कहाँ से हुआ था, तो समता प्रकाशन से। मेला आंचल उपन्यास ने रेणु को साहित्य संसार में प्रथम कोटि के उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया, बल्कि हिंदी में आंचलिक उपन्यास लेखक के रूप में अव्वल दर्जे में लाकर खड़ा कर दिया। रेणु जी ने स्वयं अपने मेला आंचल उपन्यास को आंचलिक उपन्यास की संज्ञा प्रदान की है। वो क्या किए हैं, मेला आंचल को वो किस, तो आंचलिक उपन्यास के संज्ञा प्रदान किए हैं। मेला आंचल उपन्यास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ी कि राजकमल प्रकाशन के तत्कालीन प्रबंधक ओम प्रकाश जी ने इसे संस्करण की बची सारी प्रतियां समता प्रकाशन से खरीदकर उसे नष्ट कर पुनः नए कलेवर में अपने राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित किया। मेला आंचल की भूमिका में स्वयं रेणु जी कहते हैं कि यह है मेला आंचल, एक आंचलिक उपन्यास। कथानक है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है। इसके एक ओर है नेपाल, दूसरी ओर पाकिस्तान, पश्चिम बंगाल और विभिन्न सीमा रेखाओं से इसकी बनावट मुकम्मल हो जाती है। जब हम दक्षिण में संथाल परगना और पश्चिम में मिथिला की सीमा रेखाएं खींच देते हैं, मैंने इसका एक हिस्सा एक ही गांव को पिछड़े गांव का प्रतीक मानकर इस उपन्यास कथा का क्षेत्र बनाया है। मेला आंचल कथा में विविधता को लेकर रेणु जी कहते हैं, इसमें फूल भी है, सूल भी, धूल भी, गुलाब भी, कीचड़ भी, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। रेणु जी ने पूर्णिया जिले के जिस गांव की कहानी को केंद्र में रखा है, वह गांव मेरीगंज। यह गांव हर दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ था। वस्तुतः यह केवल एक गांव की कहानी नहीं, अपितु भारत के प्रत्येक गांव की कहानी है जो अपने पिछड़ेपन में मेरीगंज ही है। मेला आंचल उपन्यास दो खंडों में विभक्त है। प्रथम खंड में 44 तथा द्वितीय खंड में 23 परिच्छेद है। मेला आंचल उपन्यास में पात्रों की संख्या करीब 256 है, जिन्हें जिन्हें 5 प्रकार से वर्गीकृत किया गया: पुरुष पात्र, स्त्री पात्र, मुख्य पात्र, गौण पात्र, अन्य पात्र। अब हम लोग सबसे पहले स्त्री पुरुष पात्र को देखेंगे। डॉक्टर प्रशांत, वह कैसा है, तो डॉक्टर प्रशांत जो वह कर्मठ है, कुशल है, अध्यवसायी, समाज सेवी, दोनों ही हितैषी है। तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद कानूनी दांवपेच में माहिर, गांव का सर्वाधिक सम्मानित व्यक्ति है। ठाकुर राम कृपाल सिंह राजपूत टोली का प्रमुख, अनपढ़ किंतु चतुर व्यक्ति है। कालीचरण गांव के युवकों का नेता, सोशलिस्ट पार्टी का कर्मठ कार्यकर्ता। सेवादास माया अथवा स्त्री के चक्कर में फंसा हुआ दुष्चरित्र महंत। बालदेव कर्मठ भावुक कांग्रेसी कार्यकर्ता। बावन दास वन सच्चा देशभक्त, गांधी का प्रतिरूप, शहीद। रामदास दुर्बल चरित्र और महंत। चरित्र दास साहसी डकैत है।
खिलावन यादव यादव टोली का नेता, ज्योतिषी काका, पंडित ओझा, कुप मंडूक रानू। नारी पात्र में हम लोग देखेंगे तो नारी पात्र में आपका आता कमला, तहसीलदार की अभागी भावुक पुत्री प्रशांत की प्रेमिका, लक्ष्मी है कीचड़ में फंसा कमल, और एक है ममता। अब हम लोग कुछ गौण पात्रों को देखेंगे। मौसी पार्वती गांव वालों की क्रूरता की शिकार विधवा स्त्री डायन का आरोप, मंगला चरखा सेंटर की मास्टरनी, आभा रानी कोमल हृदया कांग्रेस कार्यकर्त्री, फुलिया अनेक प्रेम प्रसंगों में फंसा युवती, राम प्यारिया रामदास की नासुर कुटी युवती। गौण पुरुष पात्र अब हम लोग देखेंगे। वासुदेव कालीचरण की दाहिना हाथ दुर्बल युवक है, तहसीलदार हरगौरी अपने धूर्तता का शिकार भ्रष्ट तहसीलदार, प्यारू कौन है डॉक्टर प्रशांत का कर्मकट सेवक, डब्ल्यू जी मार्टिन मेरीगंज गांव के नामकरण मूलधार सहृदय अंग्रेज, सोमाजट खूंखार व्यक्ति, खलासी विवाहतूर कामी व्यक्ति है, लरसिंह लरसिंह दास धूर्त और कामुक साधु है, और रामकिशन बाबू अंग्रेजी कार्यकर्ता है। पात्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम वो लोग उपन्यास पढ़ने के दौरान देखेंगे। इस उपन्यास की कथा वस्तु पात्र प्रधान न होकर अंचल प्रधान है। इस दृष्टि से इस कथा का नायक मेरीगंज का गांव को माना जाता है। मेरीगंज गांव का नामकरण कथानक के काल से 45 साल पहले डब्ल्यू.जी. मार्टिन ने अपनी पत्नी मेरी के नाम से किया था। मार्टिन इस गांव की कोठी की नींव डाली थी। इस उपन्यास में मेरीगंज के बाद सशक्त नायकत्व के पद का अधिकारी डॉक्टर प्रशांत है। डॉक्टर प्रशांत अज्ञात कुल वाला है। उसकी मां ने एक मिट्टी को हांडी में डालकर कोसी मैया को समर्पित कर दिया था। किसे समर्पित कर दिया था? कोसी मैया को समर्पित कर दिया था। नेपाल से निष्कासित प्रसिद्ध उपाध्याय परिवार ने सहरसा अंचल में एक आश्रम की स्थापना की थी। उसी में रहने वाला पति डॉक्टर अनिल कुमार बनर्जी द्वारा प्रत्यय युक्ति स्नेहमयी ने डॉक्टर प्रशांत को गोद लिया और प्रशांत नाम दिया। डॉक्टर प्रशांत अपने अध्ययन काल में पिता का नाम में अनिल कुमार बनर्जी और जाति हिंदू ब्राह्मण लिखता था। प्रशांत काशी विश्वविद्यालय में आईएससी पास कर पटना मेडिकल में डॉक्टरी पढ़ डॉक्टर बना। उसकी मां की भी यही इच्छा थी। सन 1942 के देशव्यापी आंदोलन में डॉक्टर प्रशांत को उपाध्याय परिवार के साथ नजरबंद कर लिया गया था। 1946 में कांग्रेसी मंत्रिमंडल के बाद सरकार प्रशांत को स्कॉलरशिप देकर विदेश भेजना चाहती थी, पर उसने पूर्णिया के ही किसी गांव में रहकर मलेरिया और कालाजार की शोध करना स्वीकार किया। ध्यातव्य हो कि कोसी क्षेत्र हर साल मलेरिया और कालाजार से पीड़ित रहा करता था। सैकड़ों लोग अकाल या कलविद हो जाते थे। डॉक्टर प्रशांत सहरसा के मेरीगंज गांव में मलेरियोलॉजिस्ट के रूप में अपना शोध कार्य करने हेतु आया। इसके फैसले से डॉक्टर पटवर्धन नाखुश हुए तो उसके प्रिंसिपल साहब और ममता ने खूब सराहना की। मेरीगंज के लोगों के द्वारा यह पूछे जाने पर कि वह बंगाली है या बिहारी, तो उसका उत्तर प्रशांत काया हिंदुस्तानी कहकर देता है। ये सभी चीजें आप उपन्यास पढ़ने के दौरान देखेंगे कि वह क्या है, नहीं है, वो क्या कहता। कालीचरण एक कसरती नवयुवक है। उसे देखकर लक्ष्मी को आप नूशी मूर्ति की याद आ जाती है। ये सभी चीजें हम लोग उपन्यास के पढ़ने के दौरान देखेंगे। ये सभी चीजें आप लोग अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। आपको पीडीएफ में ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी चीजें जो है वह धीरे धीरे हम उपन्यास पढ़ने के दौरान देखेंगे। कुछ देखते हैं कि इसके उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण कवियों ने इसका समीक्षा किया है।
तो सबसे पहले इस पे जो कुछ पुस्तकें, समीक्षात्मक पुस्तकें लिखा गया है, फणीश्वर नाथ रेणु और मेला आंचल गोपाल राय का है। मेला आंचल वाद विवाद और संवाद, संपादक भारत यायावर ने किया है। रेणु का जीवन, रेणु और मैं, भारत यायावर। मेला आंचल पुनर्पाठन या पुनर्मूल्यांकन, परमानंद श्रीवास्तव। फणीश्वर नाथ रेणु सृजन और संदर्भ, डॉक्टर अशोक कुमार आलोक। मेला आंचल की रचना प्रक्रिया, डॉक्टर देवेश ठाकुर। आंचलिकता यथार्थ और फणीश्वर नाथ रेणु, सुभाष कुमार। रामविलास उपेंद्र नाथ अस्क, इन्होंने जो आलोचना किया उसको हम लोग देखेंगे। रेणु गायन और वादन शास्त्र से पंडित मालूम होते हैं। ढोल और मृदंग हो या दूसरा साज, नृत्य का गीत या लोकगीत की तान, जहां जहां भी उन्होंने वर्णन किया, शब्दों में जान डाल दी है। रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, मेला आंचल में नई चीज है। लोक संस्कृति का वर्णन, लोक गीत, लोक नृत्यों का वर्णन द्वारा लेखक ने एक अंचल विशेष की संस्कृति का चित्र अंकित किया है। नेमी चंद्र जैन, यह भी महत्वपूर्ण है। भारत का अतुलनीय लोक संस्कृति के अपूर्व संपत्ति का इस पुस्तक मेला आंचल में सर्वथा नवीन प्रयोग है। नदीम विलोचन शर्मा क्या कहते हैं? मैंने इसे गोदान के बाद हिंदी का दूसरा महान उपन्यास माना है। बाकी अब कुछ विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। रामविलास शर्मा का है, गोपाल राय का, इसे हम पीडीएफ दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी आपका मेला आंचल का ये पहला क्लास, धीरे धीरे हम लोग संपूर्ण मेला आंचल को पढ़ेंगे। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और नियमित रूप से क्लास में बने रहिएगा। हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।